हेलो डियर व्यूअर्स। मेरे तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के मिक्सचर में बोलूँगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे आसमान में जो ये सितारे हैं ये एटर्नल हैं और ये हमेशा इसी स्टेट पे रहेंगे जिस स्टेट में हम इन्हें देखते हैं। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सितारे टिमटिमाते हैं, जैसे कि हमारा सूरज, ये एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, और इसी के साथ साथ पृथ्वी और हमारा पूरा सौर मंडल भी हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगा। इसका मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में जो एक लौती जगह जहां पे हमें पता है कि जीवन एग्जिस्ट करता है, वो भी कुछ बिलियन ईयर्स बाद हमेशा हमेशा के लिए गैस और डस्ट में बदल कर रह जाएगा। टेरिफाइंग, राइट? और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ बहुत साल बाद ये सारे तारे जब एक्सप्लोड हो जाएंगे और ये फॉर्म अपना बदल देंगे, तो इन्हीं के बाद हमारा ब्रह्मांड भी अपने फेट पर आएगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्टार्स और सितारों के बारे में बात करने वाले हैं। और सितारे एक बहुत अलग चीज नहीं है। लिटरली मैं आपको अगर ये बताऊं कि हम अपना एक बार हाथ छूइए, अपना डेस्क छूइए, या फिर ये पृथ्वी छूइए। आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी और जो हर एक चीज जो जिसे हम देखते हैं समझते हैं हमारे ग्रह पर, ये सब और हम सब जितने एलिमेंट से बने हैं, ये सारे के सारे बहुत सालों पहले इन सितारों के कोर में बनी थी। तो हम सब कुछ नहीं बट स्टार डस्ट हैं। जब एक सब बहुत सालों पहले जब एक सितारा फटा होगा, तो उसकी जब गैस बन के वापस हमारा सूर्य बनाई होगी, जिसके एक्रीशन डिस्क में हम ग्रह, बहुत सारे ग्रह बने होंगे, जिनमें से एक हमारा पृथ्वी रहेगा, जिसपे शायद इस ब्रह्मांड की एक लौती जगह जहाँ पे जीवन संभव है पनपेगी। तो हम सब इन्हीं सितारों से जुड़े हैं। इन सितारों में स्वयं हमारा अस्तित्व जुड़ा है। तो इसीलिए ये हमारे, कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा करीबी पेरेंट्स हैं। और हमारा जो ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ था बिग बैंग पे, उस टाइम पे हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम और बेरिलियम बस 4 एलिमेंट बने थे। उसके बाद जितने भी और बने 118, वो सब इन्हीं तारों के कोर में बने। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग, राइट? तो चलिए, इन सब की कहानी शुरू होती है नेबुलास से। ये बहुत ही इनकी खूबसूरत शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो खूबसूरत गैस और डस्ट के क्लाउड्स हैं, इन्हें हम नेबुला कहते हैं। और जो ये नेबुला हैं, यही हमारे तारों को बनाते हैं। तो जैसे कि ये बटरफ्लाई नेबुला है, ये हीलिक्स नेबुला है, ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन, और ये सारे जो इतने ब्यूटीफुल नेबुलास हैं, ये गैस और डस्ट के बहुत बड़े बड़े बादल हैं अंतरिक्ष में। और जो गुरुत्वाकर्षण है, दैट इज ग्रेविटी, ये इन्हें कोलैप्स करता है एक बहुत ही डेंस फॉर्म में, और वो जो डेंस फॉर्म है उसी को हम तारे बुलाते हैं। तो इन तारों की शुरुआत इतनी खूबसूरत होती है, इन खूबसूरत बादलों से। और इस समय इन सारे जो नेबुलास हैं, इन सब में नए नए तारे जन्म ले रहे हैं और बहुत सारे तारे एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो इन नेबुला के बाद बनते हैं व्हाट वी कॉल प्रोटोस्टार्स। सो प्रोटोस्टार्स आर लाइक द फीटस ऑफ अ न्यूबॉर्न स्टार। ये जो प्रोटोस्टार्स होते हैं, ये बस एक तारे की शुरुआत, लाइफ की शुरुआत के टाइम के होते हैं। तो क्या होता है, जब ये नेबुलास जो होते हैं, इन्हें गुरुत्वाकर्षण कोलैप्स करता है, तो इनका जो ये जब इतने डेंस हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन होता है, ये इतने पास हो जाता है कि ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाता है। तो मतलब कि मान लीजिए आप 2 बॉल लेते हैं और उस बॉल को इतने ज्यादा फोर्स से, जैसे 2 क्ले के बॉल है, मान लीजिए क्ले के बॉल, अब उन क्ले के बॉल्स को हमने इतना ज्यादा पुश किया है कि वो एक ही बॉल में बन गए हैं। सिमिलरली जो ये बड़े बड़े नेबुला के क्लाउड्स हैं, इन्हें गुरुत्वाकर्षण एक बॉल में बना देती है। लेकिन जब तक ये गुरुत्वाकर्षण अच्छी तरीके से इस बॉल को नहीं बनाती है, तो इसके आसपास थोड़े थोड़े बचे रहते हैं गैस और डस्ट। और इसके जो डेंस पार्ट्स हैं, जो थोड़े थोड़े डेंस हैं, इन्हें गुरुत्वाकर्षण अलग से कोलैप्स करता है और इन्हें प्लैनेट्स बनाता है। और जितने नहीं होते हैं उतने डेंस, वो उस तारे में जाके मिल जाते हैं। तो फिर ये जो प्रोटोस्टार्स हैं, ये मेन सीक्वेंस स्टार्स बनते हैं, जिनके आसपास ग्रह घूम रहे होते हैं।
तो जो ये माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ये जो मैंने अभी किया है, माफ़ी चाहूँगा, गलती से हो गया, लेकिन मिसक्लिक था। एनीवे, जब ये नेबुलास के गैस को गुरुत्वाकर्षण कोलैप्स करता है तो बीच में एक सबसे ज़्यादा जो डेंस पार्ट है वो है सितारा, और उसके आसपास जो अच्छे से अभी तक नहीं गुरुत्वाकर्षण गिरा पाया है वो उसका है एक्रीशन डिस्क। और अब इस एक्रीशन डिस्क में भी कुछ डेंस पार्ट्स होते हैं जिन्हें गुरुत्वाकर्षण अलग से कोलैप्स कर देता है और वो प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो सूर्य है वो भी एक समय एक बहुत बड़े नेबुला के गैस में रहा होगा, फिर उसे गुरुत्वाकर्षण कोलैप्स करके एक तारा बनाई जिसका एक्रीशन डिस्क था। उस एक्रीशन डिस्क में कुछ डेंस पॉइंट्स जो हैं वो प्लैनेट्स बने, और थोड़े मोड़े और जो छोटे मोटे डेंस पॉइंट्स हैं वो सैटेलाइट्स बने, जो कि जैसे हमारा चांद है, और हम जो पृथ्वी है हम भी बस इसी गैस और डस्ट के एक्रीशन डिस्क से बने हैं, और हमारे पृथ्वी में ही हम बने हैं। तो हम भी कुछ नहीं बट ये जो गैस और डस्ट का एक्रीशन डिस्क है उसी के एक अजूबे हैं। और अब हम आ चुके हैं मेन सीक्वेंस स्टार्स पे। तो ये जो स्टार्स होते हैं ये इनका जो गुरुत्वाकर्षण है इतने बड़े मास का, और इनके अंदर जो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज कर रहा है, तो वो जब फ्यूज करता है तो बहुत तेजी से बाहर के लिए फोर्स निकलता है। तो ये जो बाहर के लिए पुश कर रहा है स्टार के अंदर से फोर्स, ये गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस आउट कर देता है। तो जब ये अंदर का जो हाइड्रोजन फ्यूजन का फोर्स है ये गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करता है तो एक बहुत ही खूबसूरत तारा बनता है जो कि बहुत ही परफेक्ट होता है और बहुत ही स्टेबल होता है। इसी को हम मेन सीक्वेंस स्टार बोलते हैं, और हमारा सूर्य भी अभी मेन सीक्वेंस स्टार ही है। लेकिन एक बहुत ही मतलब कि डरा देने वाली बात है कि हमारा सूर्य भी और सारे मेन सीक्वेंस स्टार्स धीरे धीरे ये जो हाइड्रोजन है ये लूज कर देते हैं। तो अभी जो हमारे सूर्य का कोर है और जितने भी मेन सीक्वेंस स्टार्स के कोर हैं उनमें हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूज होते होते, और जब ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूज होके, तब जब हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो अंदर कोर से कोई बाहर के लिए पुश नहीं मिलेगा। तो जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो जीतने लगेगा और इस तारे को और ज्यादा कोलैप्स करने लगेगा, और ज्यादा डेंस बनाने लगेगा। और फिर एक अलग फेस आता है जिसे हम बोलते हैं रेड जाइंट, उस पर अभी हम आते हैं। लेकिन अब हमारा जो अभी सूर्य है वो अभी 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना हो चुका है, और अभी उसके पास वैज्ञानिकों के अनुसार उसके पास अभी 5 बिलियन और साल बचे हैं उसका हाइड्रोजन जब तक बचा हुआ है उसके कोर में। जस्ट इन 5 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा सूर्य भी हमारे सूर्य का हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएगा, और फिर ये एंटर करेगा रेड जाइंट फेस। और ये इतना खतरनाक फेस है, आप खुद ही ये देखिए। ये हमारा सूर्य है, ये छोटा सा बिंदु, और ये है सबसे छोटा रेड जाइंट, और यह है सबसे बड़ा रेड जाइंट। हमारा सूर्य रेड जाइंट के पास कितना ज्यादा छोटा है आप खुद ही देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेड जाइंट है ये कैसे बनते हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तो ये जो भी सूर्य होता है, जैसे हमारा सूर्य या फिर कोई भी मेन सीक्वेंस स्टार है, तो उसके कोर को कोलैप्स करेगा और बहुत ज्यादा डेंस बनाएगा। लेकिन जब ये कर रहा होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो जो गर्मी रिलीज होती है वो सूर्य के कोर के आसपास हाइड्रोजन को फ्यूज करने लगती है। तो पहले जब जैसे हम लोग का सूर्य है तो हमारे सूर्य का जो ये फ्यूजन हो रहा है हाइड्रोजन का, ये सूर्य के सतह पर नहीं हो रहा है, सरफेस पे नहीं हो रहा है, ये उसके कोर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उतना गुरुत्वाकर्षण और प्रेशर मिल रहा है वहां पे गैस को कंबाइन होने के लिए, लेकिन सरफेस पे उतना प्रेशर नहीं मिल रहा है ताकि हाइड्रोजन फ्यूज कर पाए। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण जीतने लगता है और बहुत हावी हो जाता है अंदर के हाइड्रोजन फोर्स पे, तो क्या होता है कि ये जो सतह पर हाइड्रोजन बचा हुआ था सालों से जो फ्यूज नहीं हुआ था, ये अंदर की गर्मी की वजह से ये भी फ्यूज होने लगता है। तो इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब किसी भी मेन सीक्वेंस स्टार का कोर जो है ये कोलैप्स करता है तो अपना जो गर्मी है और जो गुस्सा है बेचारे सतह पर निकालता है, और वो सतह लाल हो जाता है, गुस्से के मारे लाल हो जाता है। और ये जो सतह है ये क्योंकि इसमें फिर क्योंकि इसमें जो हीट आ रही है ये इसको स्प्रेड कराती है, इसीलिए सूर्य का जो आउटर सरफेस है, कोई भी स्टार का मेन सीक्वेंस जब वो रेड जाइंट में बदलता है तो जो आउटर सरफेस है वो बड़ा होने लगता है और फैल जाता है,
और जो उसका अंदर स्कोर है वो छोटा होता रहता है और डेंस होता रहता है। तो इसको कहते हैं रेड जाइंट फेस। और हमारा जो सूर्य है वो जब रेड जाइंट फेस में आएगा तो पृथ्वी को निगल जाएगा, और हो सकता है कि तभी इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, और शायद जीवन का भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अगर ये पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पे जीवन संभव हो पाया है हमारे ब्रह्मांड में। तो इसीलिए ये जो रेड जाइंट है, इसके बाद ये जैसे हमारा सूर्य बूढ़ा हो चुका है, धीरे धीरे अब मरने वाला है। अब जैसे इसके सतह का भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो इसका ये बहुत तेजी से फट जाएगा, एक इस एक्सप्लोड कर जाएगा। इसी एक्सप्लोजन को कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और ये इतना ज्यादा भयानक होता है कि ये पूरे गैलेक्सी को लाइट अप कर देता है, इतना ज्यादा भयानक। जैसे हम लोग को, अगर हम लोग के सामने कोई परमाणु बम गिरा दें तो ब्रह्मांड के लिए एक परमाणु बम जैसा ही होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और अब क्या होता है कि अब अलग, जब जो कोर है जो डेंस हो चुका था बहुत ज्यादा, वो उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। उन फॉर्म्स को कि अब हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो हमारा जो सूर्य है, माफी चाहूंगा इसके लिए, टेक्निकल इश्यूज, सॉरी। हाँ, तो हमारा जो सूर्य है वो एक जब वो रेड जाइंट बन के फट जाएगा या फिर एक्सप्लोड हो जाएगा, क्या होगा कि हमारा जो सूर्य है एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा ना। व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं? तो यू सी व्हाइट ड्वार्फ ना सबसे ज्यादा लीस्ट फॉर्म ऑफ डेंस होते हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूँ कैसे। तो देखिए, जो सूर्य का या फिर जैसे हमारा सूर्य है तो उसका जो कोर है उसको जब ग्रेविटी ने बहुत ज्यादा डेंस बना दिया है, और जो सतह है उसकी वो सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो चुकी है, तो वो जो सतह बची है वो होगी डेड व्हाइट ड्वार्फ। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे सूर्य की डेड बॉडी रहेगी। और लेकिन ये जो डेड बॉडी है ये इतनी ज्यादा भयानक होगी, जैसे ये जो व्हाइट ड्वार्फ बचेगा ये रफली हमारे पृथ्वी जितना ही बड़ा रहेगा, इतना बड़ा। लेकिन इसका जो भार है, इसका जो मास है और इसका जो डेंसिटी है ये सूर्य जितना होगा। तो मतलब, और जो हमारा जो पृथ्वी है हमारे सूर्य के सामने एक दाने जितना बड़ा है, लेकिन ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये हमारे सूर्य के सामने दाने जितना होगा, लेकिन इसका जो भार है ये सूर्य जितना या सूर्य से ज्यादा भी हो सकता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अनबिलीवेबली भारी और कितना ज्यादा मैसिव होता है, इवन फॉर इट्स स्मॉल साइज। मतलब कि इसका जो डेंसिटी है ये मतलब आप इतना सोच भी नहीं सकते, उतना ज्यादा डेंस है। और क्या होता है कि ये व्हाइट ड्वार्फ जो है इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भूल जाइए, मान लीजिए आपके पास चींटियां हैं या फिर कुछ बॉल है और आपके पास एक छोटा सा डब्बा है। तो आपने मान लीजिए एक बॉल है जिसकी मतलब एक बॉक्स है जिसकी कैपेसिटी है 50 बॉल रखने की, लेकिन आपने उस डब्बे में जबरदस्ती ठूस के रखा है 100 बॉल। तो क्या होगा, वो जो बॉल है वो पुश करेंगे, वो जो सतह है डब्बे की उसको पुश करेंगे अंदर से, क्योंकि आपने जबरदस्ती ठूसा हुआ है उसके अंदर। वैसे ही ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये इतना छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर एक सूर्य जितना वजन ठूसा गया होता है। तो इसी जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ठूसे गए हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। वो वही फोर्स है जो बॉल, जो डब्बा में हम जबरदस्ती 100 बॉल ठूसे हैं उनके बीच में जो फोर्स रहेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बीच में भी फोर्स रहेगा इस व्हाइट ड्वार्फ में। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। तो यही इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर है जो इस व्हाइट ड्वार्फ के गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस करके रखा रहता है, और इसीलिए व्हाइट ड्वार्फ बैलेंस रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर, जिनका पूरा नाम है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इन्होंने एक बहुत ही मस्त चीज डिस्कवर की थी। इनका ये इंडियन ओरिजिन के थे, ये लंदन चले गए थे, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक बहुत मस्त चीज डिस्कवर की थी कि अगर कोई तारा है जो हमारे सूर्य से 1.44 गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा
भारी है या फिर ज्यादा मैसिव है, तो जब ये कोलैप्स करेगा तो इसका जो कोर है, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर है ये भी उसको रोक नहीं पाएगा, और ये जो न्यूट्रॉन, अरे ये जो व्हाइट ड्वार्फ है इसको और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जो है स्क्विश कर देगा, और ज्यादा इसको कंप्रेस कर देगा, और एक और भी ज्यादा डेंस और जो थोड़ा और छोटा और भी ज्यादा भयानक और डेंस चीज जनरेट करेगा, जिसको हम बुलाते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। और ये भी बहुत ही खतरनाक चीज होती है। आप ये जब ये व्हाइट ड्वार्फ जो है ये कोलैप्स करता है तब एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये न्यूट्रॉन स्टार से छोटा होता है साइज में, लेकिन ये सूर्य से भी ज्यादा भारी होता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये एक न्यूयॉर्क सिटी जैसे है, न्यूयॉर्क सिटी उतना बड़ा ये होता है, लेकिन ये सूरज के भार जितना भारी होता है। और मान लीजिए आपने एक चम्मच इसका निकाला जाके, जो कि असंभव है, आप इसके पास जाएंगे तो इसकी गुरुत्वाकर्षण आपको फाड़ के रख देगी। लेकिन मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपने इसका एक चम्मच निकाल लिया, मान लीजिए, तो ये जो एक चम्मच आपने निकाला है न्यूट्रॉन स्टार का, ये माउंट एवरेस्ट जितना भारी होगा। तो एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार माउंट एवरेस्ट जितना भारी होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये भारी होता है न्यूट्रॉन स्टार। तो बात यह है कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं ये बहुत तेजी से घूमते हैं। ऐसा क्यों है? आप इमेजिन करिए एक बैले डांसर है, ठीक है, बैले डांसर गोल गोल घूम रहा है। तो बैले डांसर जब गोल गोल घूमता है और अपने हाथ अंदर कर लेता है तो और तेजी से घूमने लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ये भी, इसके और भी बहुत रीजन है जिसको हम अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप बस इसे अभी ऐसे समझ लीजिए। तो वैसे ही जब इतना बड़ा सितारा इतने छोटे से चीज में कंप्रेस हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये उम्मीद से ज्यादा, बहुत से ज्यादा तेज घूमने लगता है। और ये 1 सेकंड में 7 बार गोल गोल घूम जाते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज घूमते हैं। और इसीलिए इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इतना तेजी से घूमते हैं कि ये बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वैसे ही अगर ये जो न्यूट्रॉन स्टार इतना तेजी से घूम रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतना तेजी से घूम रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और बहुत बड़ी, मतलब कि क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, हमारा जो पृथ्वी उसका मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्वाड्रिलियन टाइम्स ज्यादा एक न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब कि 1 मिलियन होता है 10⁻⁶, मतलब 10 के साथ 1 के साथ 6 जीरो, बिलियन होता है 1 के साथ 9 जीरो, ट्रिलियन में भी बहुत सारे जीरो होते हैं, और क्वाड्रिलियन में 1 के साथ 15 जीरो, मतलब 1000 15 बार जितना गुना इस न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसीलिए ये बहुत ही भयानक होते हैं और बहुत तेज घूमते हैं। इनके बारे में भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्लेजार्स और मैग्नेटार्स, इनकी बात भी हम अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन ये बहुत तेजी से घूमते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और इस ब्रह्मांड के बहुत ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। इनके कोर में भी एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, जिसे स्ट्रेंज मैटर बुलाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार्स भी सबसे ज्यादा भारी चीज नहीं है। ये जो टॉलमैन ओपेनहाइमर वोल्कॉफ लिमिट है, जिसे TOV लिमिट कहते हैं, इसके अनुसार अगर कोई तारा जो है हमारे सूरज से 2.2 या फिर और 3 गुना ज्यादा बड़ा है, हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये जो किस्मत के मतलब कि वंडर्स हैं, इनके बारे में हम अच्छे से इतना नहीं जानते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2.2 to 3 अगर कोई सोलर मासेस, यानी सूरज से ज्यादा गुना मास है उसका, तो ये क्या होगा कि इनके अंदर जो अब न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर है, इसको भी गुरुत्वाकर्षण खा जाएगी, और एक बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल की पास जाने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ये जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो एक एक्सप्लोजन करते हैं, जिसे हम किलानोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये किलानोवा एक्सप्लोजन है, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन स्टार एक साथ मिलके फटते हैं, और इससे जो ब्रह्मांड का फैब्रिक है स्पेस टाइम का, वो भी कर्व्ड हो जाता है। और जो LIGO डिटेक्टर है उसने ये डिटेक्ट भी किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने दशकों पहले ये सब की बातें मैथमेटिकली प्रूव की थी, जो कि आज सालों बाद हम 21वीं सदी में प्रूव करते हैं अपने LIGO डिटेक्टर से।
वैसे ही ब्लैक होल भी स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करते हैं, बाय द वे। और ये हुआ था अगस्त 2017 में। नेवरदलेस अगला चीज है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स भी बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब न्यूट्रॉन स्टार्स को भी ग्रेविटी कोलैप्स करती है तो फाइनल बॉस जो है हमारे ब्रह्मांड के, वो है ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो है, इसे आज तक पृथ्वी पे कोई अच्छे से समझ नहीं पाया है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन तक के जीनियस का भी जो इक्वेशंस हैं वो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में फेल कर जाते हैं और ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और समय जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस इस ब्लैक होल के बीच में रुक जाता है। और ये इतना फैसिनेटिंग है क्योंकि हमने लेजिट फोटो खींची है ब्लैक होल की। ये एक एक्चुअल फोटो है ब्लैक होल की। एक्चुअली हम लोगों ने 2 खींची है, एक तो सैजिटेरियस ए की जो हमारे मिल्की वे के बीच में है, और एक तो M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की। ये सारे ब्लैक होल्स लेजिट एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन ने हजारों नहीं, लेकिन बहुत दशकों पहले प्रिडिक्ट किया था, बस मैथमेटिकली। उन्होंने कभी नहीं देखा था, और आज हम इतने सालों बाद इनके फोटोज देखे हैं और हम कहते हैं कि सही में वो जीनियस राइट थे। और ये इतने फैसिनेटिंग इसीलिए हैं क्योंकि लेजिट हमारे जो इक्वेशंस और हमारा जो आसपास जितने भी चीजें हो रही हैं, जो समय है, ये सब ब्लैक होल के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है, और हम कुछ भी नहीं जानते कि इन चीजों के अंदर क्या होता है। हो सकता है अलग ब्रह्मांड जुड़े हों इनसे, हो सकता है अलग टाइमलाइंस और डायमेंशंस जुड़े हों इनके बीच में, और बहुत सारी माइंड ब्लोइंग चीजें हैं। इन ब्लैक होल्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली मैं अपनी अगली वीडियोस में ब्लैक होल्स के बारे में इन डेप्थ बात करूंगा। ये बहुत माइंड बेंडिंग है, ये समय तोड़ देते हैं, इनका इवेंट होराइजन जिसके बाहर लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है, ये जो फैब्रिक है स्पेस टाइम की, इसको ये इनफाइनाइटली बेंड करते हैं। बहुत फैसिनेटिंग है ये ब्लैक होल्स, और इन सब चीजों के बारे में हम बात अगले वीडियो में करेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये जो ब्लैक होल्स हैं ये भी एटर्नल नहीं है, ये भी मरेंगे, और एक्चुअली मरेंगे नहीं, दे विल डिकम्पोज इन अ न्यू फॉर्म, दैट इज बिकॉज ऑफ हॉकिंग रेडिएशन, जिनकी हम बात उस अलग वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना की वजह से होती है। हमारे ब्रह्मांड में जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं, जो कि किसी को नहीं पता है क्यों होते हैं, बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं, और ये लेजिट वंडर्स हैं जिनके बारे में हम अपने अलग वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में एक्चुअली बात करेंगे। सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो वंडर्स हैं, दीज आर वंडर्स, एंड ये एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को बस ये कहना है कि स्टीफन हॉकिंग का आई एम रिमाइंडेड ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स कोट कि लुक अप एट द स्टार्स एंड नॉट डाउन एट योर फीट एंड बी क्यूरियस। और आपने इस वीडियो के एंड तक इसीलिए पहुंचे हैं बिकॉज यू आर क्यूरियस, एंड दिस इज द पाथ टुवर्ड्स ग्रेटनेस, दिस इज द पाथ टुवर्ड्स द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, जो कि परहैप्स कोई अचीव नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वी हैव दिस वन लाइफ टू अप्रिशिएट द ग्रैंड डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स। सो लेट अस use it to our fullest, or to our best of our abilities, and let us take the most out of it. So hopefully आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही मेरे को कमेंट करके आप बताइए कि मैं हिंदी इंग्लिश के मिक्सचर में बात करूं कि ओनली इंग्लिश या फिर ओनली हिंदी में बात करूं। नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि आज के वंडर्स से आपको बहुत मजा आया होगा, और आप इस ब्रह्मांड में जो इतने अजूबे हो रहे हैं उनके बारे में और अच्छी समझ रखते हैं इस वीडियो के बाद। अगले वीडियो में हम इससे भी ज्यादा और अजूबे बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में, समय के बारे में, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के बारे में, और ट्रूली ऐसे वंडर्स के बारे में जो आज तक पृथ्वी पे कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन हम इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे के सॉल्व नहीं करा रहे हैं, हम एक मिस्ट्री दे रहे हैं और साथ में वंडर कर रहे हैं और साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड दैट ट्रूली इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड वर्क टुवर्ड्स इट. So with this, thank you so much. Thank you very much for watching. Stay tuned in for the next one. Thank you.